भारत और चीन के बीच गलवान वैली और लद्दाख में सीमा विवाद के साथ ही भारत के पड़ोसी देश नेपाल के साथ भी काली रिवर को लेकर लिपुलेख और लिम्पुयाधुरा में सीमा विवाद चल रहा है। और इसके साथ ही नेपाल की अंदरूनी राजनीति में भी भारी उठापटक देखने को मिल रहा है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने हाल ही में ये आरोप लगाया था कि भारत की सरकार उन्हें पद से हटाने की साजिश रच रही है। लेकिन ओली के इस बयान के बाद उनकी ही पार्टी में उनके कई सहयोगियों ने सवाल खड़े किए। खास तौर से नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी के स्टैंडिंग कमेटी के ज्यादातर सदस्यों ने ओली को ये कहा कि वो अपनी इस बात को साबित करें। नेपाल मामले के जानकार डॉक्टर राजन कुमार का ये कहना है कि नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी में हाल के दिनों में काफी आपस में विरोध देखने को मिल रहा है। नेपाल और भारत के बीच में जो मतभेद है यह केवल काली रिवर का मतभेद नहीं है। काली रिवर का ओरिजिन लिपुलेख और जो लिम्पियाधुरा का रीजन है वहाँ पे तो मतभेद हैं, लेकिन इसके अलावा अभी जो नेपाल की राजनीति है वो भारत और चीन की राजनीति में उलझती नजर आ रही है। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा हो कि केपी शर्मा ओली का स्टेटमेंट आया था जिसमें उन्होंने बोला था कि भारत की सरकार उनको डिस्प्लेस करने की कोशिश कर रही है। जब उन्हीं की पार्टी के दूसरे मेजॉरिटी जो सीनियर मेंबर्स हैं उन्होंने बोला कि आप या तो इस चार्ज को प्रूव करें या फिर अपने पोस्ट से रिजाइन करें, तो वो उसमें फिर फंस गए हैं और उनको लग रहा था कि वो उनको चीन का समर्थन प्राप्त होगा। साथ ही अगर वो यह बोलते हैं कि उनको भारत की सरकार डिस्प्लेस करने की कोशिश कर रही है, तो वहाँ के जो डिसेंटिंग फैक्शन है जिसमें कि पुष्प कमल दहल प्रचंडा की बात आती है, तो उनको लग रहा था कि ये सारे चुप हो जाएंगे। लेकिन अब यह हो गया है कि उन्हीं की पार्टी के जो स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग हुई थी उसमें ज़्यादातर लीडर्स ने उनसे रेजिग्नेशन मांगा है। दो जगह से रेजिग्नेशन मांगा है। एक तो बोला है कि वो प्रधानमंत्री का जो पद है उससे रिजाइन करें। फिर वह को चेयर थे, जो पार्टी नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी है उसके को चेयर थे, उसमें एक वो थे और दूसरे प्रचंडा, ये दोनों चेयर थे उसके। तो उनसे बोला गया है कि इस पोस्ट से भी छोड़ें। अब उनके पास दो ही रास्ता है, या तो अपने पोस्ट से वो रिजाइन करें या नहीं तो पार्टी को वो स्प्लिट करने की कोशिश करेंगे, और इसकी उन्होंने तैयारी भी की है। उन्होंने अभी कुछ दिन पहले जो अभी बजट का सेशन होने वाला था उसको उन्होंने प्रोरोग करवा दिया है। उसका मकसद यही बताया जाता है कि वो एक ऑर्डिनेंस लाएंगे जिससे कि वहाँ का जो रूल है, जो स्प्लिट के रूल्स हैं पार्टी के, उसको वो आसान बनाएंगे और पार्लियामेंट्री जो सपोर्ट है, पार्लियामेंट्री पार्टी का जो उनको सपोर्ट मिला हुआ है उसके माध्यम से वो स्प्लिट करने की कोशिश करेंगे। और फिर वो नेपाली कांग्रेस के सपोर्ट से, नेपाली कांग्रेस वहाँ की अपोजिशन पार्टी है, तो उसके समर्थन से वो सरकार बनाने की कोशिश करेंगे। तो अभी एक बहुत ही क्रुशियल मीटिंग नेपाल में होने वाली है स्टैंडिंग कमेटी की। वो आज डिसाइड करेगी कि जो आगे की जो उनको रिजाइन करना चाहिए या उनको कंटिन्यू करना चाहिए। लेकिन स्टैंडिंग कमेटी के जो मेंबर हैं उसमें जो 45 मेंबर हैं उसमें 30 तो पहले ही बता चुके हैं कि वो उनसे रेजिग्नेशन चाहते हैं। और इसके अलावा जो सेंट्रल कमेटी, जो कि एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन होता है जो कम्युनिस्ट पार्टी का, सेंट्रल कमेटी के मेंबर्स भी उनसे रेजिग्नेशन मांग रहे हैं। तो मुझे लगता है कि उनकी स्थिति अभी बेहद नाजुक हो गई है और या तो रेजिग्नेशन या फिर पार्टी को स्प्लिट करने में अगर सक्सेसफुल होते हैं तो यही दो रास्ता उनके पास बच जाता है। देखिए, अगर नेपाल की राजनीति, अगर आप उनका जो जियो पॉलिटिक्स है साउथ एशिया में आप समझने की कोशिश करेंगे तो उनकी कोशिश हर एक देश में, चाहे वो श्रीलंका की बात करूं, बांग्लादेश की बात करूं, नेपाल की बात करूं, मालदीव्स की बात करूं, भूटान की बात करूं या फिर पाकिस्तान की तो बात ही करना बेकार है। तो इन सारे देशों में चीन की कोशिश है कि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नाम से वो वहाँ पे एंटर करता है। उसके बाद वहाँ का जो एक रूलिंग एलीट है या फिर उनके जो अपोजिशन पार्टी है उनको सपोर्ट करके वहाँ के एलीट को डिवाइड करने की कोशिश करता है और भारत के विरोधी भावनाओं को भी भड़काने की कोशिश करता है। ये हमने श्रीलंका में देखा, ये हमने मालदीव्स में काफ़ी अच्छे तरीके से देखा। तो नेपाल की जो राजनीति है वह भी चीन से कहीं ना कहीं प्रभावित होती नजर आ रही है। जो केपी शर्मा ओली साहब का जो स्टेटमेंट आया था कि भारत की सरकार उनको डिस्प्लेस करने की कोशिश कर रही है, इससे कहीं ना कहीं लगता है कि नेपाल की राजनीति चीन से प्रभावित हो रही है। वो जो अभी जो लिपुलेख, काली रिवर और लिम्पियाधुरा का जो रीजन है वहाँ पे भी जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट और नए कार्टोग्राफिक मैप जो नेपाल ने इशू किया था उसके पीछे भी चीन का कहीं ना कहीं हाथ लगा है। और हमारे जो आर्मी के चीफ हैं उन्होंने भी ये स्टेटमेंट दिया था कि नेपाल
इस ढंग का काम चीन के सहारे से कर रहा है। तो इसमें कोई शक नहीं कि नेपाल की राजनीति चीन से प्रभावित हो रही है और एंटी इंडिया सेंटिमेंट को भड़काने में चीन वहाँ पे रोल प्ले कर रहा है। अभी जो केपी शर्मा ओली हैं, उनका जो पार्लियामेंट में जो सपोर्ट था, जो बहुमत था एक तरह से, वो इसलिए अभी कमज़ोर हो गया है क्योंकि उन्हीं की पार्टी, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी की मैं बात करूं तो वहाँ पे जो दूसरे फैक्शन है जिसको कि लीड पुष्प कमल दहाल साहब करते हैं, प्रचंडा के नाम से जो जाने जाते हैं, वो पहले प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, तो उनका समर्थन अब ख़त्म हो गया है। अभी स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग हुई थी जिसमें कि ज़्यादातर जो मेंबर्स हैं स्टैंडिंग कमेटी में, स्टैंडिंग कमेटी सीनियर मेंबर्स होते हैं कम्युनिस्ट पार्टी के, तो वो उनके विरोध में बोल रहे थे। उन्होंने उनसे रेजिग्नेशन मांगा था। हम नवंबर की बात करें, नवंबर 2019 में, तो एक एग्रीमेंट हुआ था। एग्रीमेंट में यह बात हुई थी कि केपी शर्मा ओली गवर्नमेंट को हेड करेंगे और जो प्रचंडा हैं वो जो पार्टी हैं उसको कंट्रोल करेंगे। तो यह एग्रीमेंट लेकिन टूट गया, बहुत जल्दी टूट गया और अभी उन दोनों में जो एक अभी इस ढंग का सिचुएशन तैयार हो गया है जिसमें कि इन दोनों का साथ रहना मुश्किल है। और जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ओली साहब हैं, उनको अपनी ही पार्टी मेंबर का समर्थन प्राप्त नहीं है, तो वो एक दूसरा गेम खेलने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि वो चाहते हैं कि वो पार्टी को स्प्लिट किया जा सके, अपनी ही पार्टी को, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी को। वो चाहते हैं कि जो अभी जो बजट सेशन था उसको उन्होंने डिले कर दिया है, प्रोरोग कर दिया है और इस दरमियान वो ऑर्डिनेंस लाएंगे और इस दरमियान चूंकि उन्होंने बजट सेशन को इसलिए डिले किया ताकि उनका फ्लोर टेस्ट नहीं हो पाए। अगर पार्लियामेंट में फ्लोर टेस्ट होता तो वो हार जाते, तो इसी कारण से उन्होंने डिले किया है और वो चाहते हैं कि इसी दरमियान एक ऑर्डिनेंस लाएं। उस ऑर्डिनेंस में वो नए रूल लाएंगे जिससे कि पार्टी को तोड़ना आसान हो जाएगा। वो अब उनका जो पार्लियामेंट्री पार्टी है उसके सपोर्ट से वो पार्टी को तोड़ पाएंगे, यही उनकी नीति है, यही उनका प्लान है। लेकिन मुझे लगता है कि यह प्लान भी मुश्किल होगा क्योंकि अगर वो पार्टी को तोड़ने की कोशिश भी करते हैं और सफल भी होते हैं, उसके बावजूद भी उनको वो सरकार नहीं बना पाएंगे क्योंकि उनको वो सरकार तभी बना पाएंगे जब नेपाली कांग्रेस, जो कि अभी विरोधी पार्टी है, वो उसको सपोर्ट करे। हालांकि नेपाली कांग्रेस ने हिंट दिए हैं कि वो सपोर्ट कर सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि वह सरकार अगर बनती भी है तो काफ़ी अनस्टेबल सरकार नेपाल में बनेगी। नेपाल में पहले ही नेपाल काफ़ी अस्थिरता के दौर से गुजर रहा था, कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट करने में काफ़ी मुश्किलें हुई थी, फिर गवर्नमेंट फॉर्मेशन और जो कंसेंसस बिल्डिंग था उसमें काफ़ी वक्त लगा था और अभी फिर से नेपाल एक अस्थिरता के दौर से गुजरता नजर आ रहा है और नेपाल की राजनीति दुर्भाग्यवश भारत और चीन की जो कॉम्पिटिटिव और कन्फ्रंटेशनल जो पॉलिटिक्स है उसमें उलझती नजर आ रही है। जी, इसमें कोई शक नहीं कि नेपाल हमारा एक पड़ोसी देश रहा है। नेपाल के साथ हमारे जो ऐतिहासिक और जो सांस्कृतिक संबंध रहे हैं वो काफ़ी अच्छे रहे हैं और जो बॉर्डर इशू जो ये पहली बार इस ढंग का बॉर्डर इशू हम देख रहे हैं 50 साल में, जिसको कि नेपाल लाने की कोशिश कर रहा है। तो एक तरह से बॉर्डर इशू को इसलिए लाया गया क्योंकि वो जो नेपाल की जो रिजीम है अभी, वो उनका जो नेशनलिस्ट सेंटिमेंट है, जो अब उनका जो सिटीजन है उसको वो अपीज़ करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन हमारा जो संबंध रहा है नेपाल के साथ नॉर्मली काफ़ी अच्छा रहा है। 2015 में एक हमसे गलती भी हुई थी जिसमें कि जो ब्लॉकेड हुआ था नेपाल का वो नहीं होना चाहिए था। हालांकि भारत सरकार ने उसको कभी फॉर्मली ब्लॉकेड नहीं किया था, लेकिन इनफॉर्मल जो ब्लॉकेड हुआ था उसके बाद काफ़ी सेंटिमेंट, नेपाल का सेंटिमेंट भारत के विरोध में हो गया और जो नेपाल की जो राजनीति थी उसको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी ने एंटी इंडिया सेंटिमेंट को भड़काने की कोशिश की थी और उसमें केपी शर्मा ओली ने बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले किया था जो इलेक्शन के कैंपेन हुए थे उसमें। तो अभी मुझे लगता है कि भारत को बहुत ही एक समझदारी से नेपाल के साथ जो हमारे इश्यूज़ हैं, चाहे वो बॉर्डर इशू हो या जो दूसरे इश्यूज़ हैं, उसको सॉल्व करना चाहिए क्योंकि नेपाल हमारा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पड़ोसी देश रहा है। नेपाल हमेशा साउथ एशिया का सांस्कृतिक तरीके से, ऐतिहासिक तरीके से बात करें तो एक दक्षिण एशिया का वो हिस्सा रहा है और हमें उसको निगोशिएट करके उसको सुलझा लेना चाहिए क्योंकि जो पड़ोसी देश हैं उससे संबंध जब तक हमारे अच्छे नहीं होंगे तब तक हम भारत को जो दूसरे सुपर पावर का जो एक इमेज है और जो रेपुटेशन है वो हम तब तक नहीं बना पाएंगे जब तक कि हम अपने पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध नहीं बनाते हैं।